खबर तफसील से बीएसएफ ने साल 2021 में दरअंदाजी की 3 कोशिशों को नाकाम बना दिया। इस दौरान भारी तादाद में असलहा व गोला बारूद बरामद किया गया। इन बातों का इजहार आईजी बीएसएफ कश्मीर राजा बाबू सिंह ने किया। सिंह ने कहा कि काफी मुश्किलात के बावजूद बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर जोशो खरोश और बहादुरी के साथ सरहदों की हिफाजत कर रही है। सिंह ने कहा कि साल 2021 के दौरान बीएसएफ ने 3 AK-47, 9 mm के 6 पिस्तौल, 1071 गोला बारूद, 20 हैंड ग्रेनेड्स, 2 IED, 17 किलो से ज्यादा हीरोइन मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जब्त किया। इन्होंने कहा कि बीएसएफ ने लगातार सरहदी इलाकों में मुकीम लोगों की बेहतरी के लिए कई प्रोग्रामों को चलाया ताकि लोगों को मदद मिल सके। In last year, there have been achievements, good achievements. We foiled 3 infiltration bids. One was on 10th February 2021. Second was on 13th April near FDL North Malik, sector Kupwara. And third was on 25th June near Pir Baba. Then in two incidents we seized 5 number of pistols, 5 magazine of pistols, 150 rounds, 9 mm ball, hand grenade 15 number, heroin 1 kg and detonators 3 numbers. Then in another incident, another case, we seized AK-47 1 number, magazine AK-47 4 numbers, ammunition AK-47 820 rounds, then silencer 1 number, wireless set 3 numbers, wireless antenna 5 numbers, detonators with wire 8 number, Chinese grenade 3 numbers, 3 number detonator and compass. Then in 2 cases we detected IED also. So since signing of ceasefire agreement, there been general peace. As per the end input, in the last year, around 138 to 145 youths been indoctrinated to join different militant outfits. करीब 104 से लेके 135 तक मोटा मोटी टेररिस्ट दिस इज सॉर्ट ऑफ इनपुट कि वो लोग डिफरेंट लॉन्च पैड्स पे। यौम जमहूरिया के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मिलिटेंटों की किसी भी मुहिम को नाकाम बनाने के लिए गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर इजाफी नाके लगाए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर इजाफी नाकेबंदी आप देख पा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में नाकों पर चेकिंग की जा रही है। यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उधर 26 जनवरी को स्कूल और कॉलेजों में होने वाले सूर्य नमस्कार प्रोग्राम में मुसलमान शिरकत ना करें। कर्नाटक की इमारत शरिया ने मुसलमानों से इस बात की अपील की है। उलमा कराम ने कहा है कि सूर्य नमस्कार मजहब इस्लाम के अकीदे के खिलाफ है, लिहाजा इस प्रोग्राम में मुस्लिम तलबा शिरकत ना करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है। ये बात तो अलग है, उसमें लाजिमी या मैंडेटरी नहीं कहा गया, इख्तियारी कहा गया, लेकिन कहीं मुसलमान ये ना समझ बैठें इसमें भी अगर हम पार्टिसिपेट कर लें, अगर हम इसमें शामिल हो जाएं तो क्या हो जाएगा। जी हाँ, हमारा ईमान गारत हो जाएगा। क्यों? सूर्य नमस्कार का मतलब क्या है कि सूरज हमको रोशनी देता है और हमको ताकत देता है, इसलिए हम इसको नमस्कार करना चाहिए, इसको पूजना चाहिए, इसकी इबादत करना चाहिए। ये अक़ीदा होता है सूर्य नमस्कार में। मुसलमान इस अक़ीदे को मानते नहीं। मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं और एक अल्लाह ही के सामने अपनी पेशानी को टिकाते हैं।
खानवादे नुमानी के बुजुर्ग आलम दीन मुफक्किर व मुफस्सिर मौलाना अतीकुर रहमान संभली का जज्द खाकी सुपुर्द लहद कर दिया गया। हजारों लोगों ने नम आंखों और दुआ मगफिरत के साथ अलविदा कहा। संभल में वाक़ आबाई कब्रिस्तान में मौलाना की जज्द खाकी को सुपुर्द लहद किया गया। मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी ने नमाज जनाजा अदा कराई। मौलाना अतीकुर रहमान संभली की रहलत पर इल्मी, अदबी और मजहबी हलकों में शदीद रंजो अलम की लहर है। वाज़ेह है कि तवील अलालत और के बायस दिल्ली में दौरान इलाज गुज़िश्ता शब इंतकाल हुआ। इनका 95 बरस की उम्र में दाई अजल को इन्होंने लब्बैक कहा। हिमाचल प्रदेश में शदीद बर्फबारी की वजह से हालात मजीद खराब हो गए हैं। रियासत में शदीद बर्फबारी की वजह से 4 कौमी शाहराओं समेत 700 से जायद सड़कें बंद कर दी गई हैं। बर्फबारी की वजह से ट्रैकिंग पर किए गए 4 दोस्तों में से 2 की मौत वाक़ई हो गई है। बीती शब 2 जख्मियों को धर्मशाला के अस्पताल मुंतकिल किया गया। एसपी कांगड़ा पुनीत राघव ने बताया है कि लड़कों की लाशें मिली हैं, वहीं 2 को काफ़ी ऊंचाई से खाई में गिरने से शदीद चोट आई है। ताहम दोनों की हालत मुस्तहकम है। अस्पताल में जख्मियों का इलाज चल रहा है। लाहौल घाटी में पिछले रात से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते जो है यहाँ का तापमान काफ़ी नीचे चला गया और बर्फबारी भी करीब 3 इंच से लेकर 3 फुट तक बर्फबारी जो है पूरे लाहौल घाटी में हो चुकी है। अभी भी बर्फ़ गिरने का सिलसिला जारी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सड़क और मार्ग में भी काफ़ी बर्फ़ गिर चुकी है और वाहनों की आवाजाही भी इस समय ठप है। और जो नेशनल हाईवे नंबर 3 है जो केलोंग से मनाली की तरफ जाती है, वो भी सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। और फिलहाल जो है लगातार बर्फबारी हो रही है और जिस प्रकार से जो है मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी कर रखी है, उसी के अनुसार जो यहाँ पर लाहौल घाटी में बर्फबारी हो रही है और संभावना जताई जा रही है कि कल भी बर्फबारी जो है हो सकती है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमनाथ। आगे बढ़ेंगे। कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। महकमे सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3,06,064 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 439 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 2,43,495 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। वहीं मुल्क भर में 22,49,335 एक्टिव मामले पाए जा रहे हैं। कोरोना के फैलते दायरे के पेश नज़र मरकज़ और रियासती हुकूमतों की जानिब से मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर और दीगर एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने की लगातार अपील की जा रही है। इसके अलावा कोरोना वबा से हिफाजत के लिए मुल्क भर में ताहाल 162 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड जीतने वालों के साथ बातचीत की। बाल शक्ति पुरस्कार के मुख्तलिफ जुमरों के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए मुल्क भर से 32 दरखास्त दहंदगान का इंतखाब किया गया है। इस साल 32 बच्चों को आर्ट कल्चर, इख्तरा, तालीम, समाजी खदमात के शोबे में बेहतर काम करने पर मुंतखब किया गया है। बेंगलुरु से सैयद फतीन अहमद को वेस्टर्न क्लासिकल पियानो में बेहतर कारकर्दगी के लिए अवार्ड से नवाजा गया। स्वर्णिम भारत के स्वप्न को साकार करने में बच्चों की प्रतिभा की पहचान और प्रोत्साहन की भूमिका अहम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इसी सोच से प्रेरित महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2018 से आरंभ हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का लक्ष्य उन बच्चों को सम्मानित करना है जिन्होंने आसानी को भूलकर साहस को चुना, अपनी नई सोच से नया कुछ बुना, नई ऊंचाई पाने को नया रास्ता चुना। इन बच्चों पर देश को अभिमान है, क्योंकि इनके ही सपनों से भारत का भविष्य महान है। नवाचार, वीरता, शैक्षिक उपलब्धि, समाज सेवा, कला और संस्कृति, खेल। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन 6 श्रेणियों में बच्चों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है।
5 से 18 साल के बच्चों को दिए जाने वाले इस पुरस्कार में 1 पदक, 1 लाख रुपए की राशि और 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। विजेता बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से 2021 व 2022 के पुरस्कार विजेताओं को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। मास्टर सईद फतीन अहमद, उम्र 13 वर्ष, बेंगलुरु अर्बन, कर्नाटक, वेस्टर्न क्लासिकल पियानो वादक। इस क्षेत्र में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। बिहार में जेडीयू और बीजेपी का जरूर इत्तेहाद है, लेकिन दूसरी रियासतों में खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जानिब से जेडीयू जैसी पार्टी को ज्यादा भाव नहीं दिया जा रहा है। जेडीयू सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश पार्टी इंचार्ज केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू का उत्तर प्रदेश में पिछली मर्तबा नहीं लड़ना एक सियासी भूल जरूर थी, लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा। हम बीजेपी का इंतजार नहीं करेंगे और बीजेपी पर भरोसा भी नहीं करेंगे। इस मर्तबा जेडीयू अपने दम पर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी केसी त्यागी से, सर, उत्तर प्रदेश में आरसीपी सिंह जिम्मेदारी संभाल रहे थे, बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन जिस तरह से 26 विधानसभा क्षेत्र की सूची जारी कर दी गई है, उसके बाद अब माना जाए कि किसी तरह की कोई संभावना उत्तर प्रदेश में अब नहीं है बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की। नहीं, एक समय अवधि तय कही गई थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकेतों के जरिए इस तरह का कोई इम्प्रेशन देगी जिससे लगेगा कि गठबंधन हो सकता है। और जब इस तरह का नहीं हो पाया, उसके बाद ही हम लोगों ने सूची जारी की है। हमारी तैयारी चुनाव लड़ने की थी। हम 2017 में नहीं लड़े थे। अगर 2017 में लड़े होते तो हमारी पार्टी की और भी बेहतर स्थिति वहां पे हुई होती। वो हमारी राजनीतिक भूल थी जिसका खामियाजा हम आज तक भी भुगत रहे। अभी जितना डिले हुआ बातचीत की प्रक्रिया में, वो भी एक भूल आपको लग रही है? हाँ, उतना देर नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह से हमारी तैयारियों पे भी फर्क पड़ा और ऊहापोह की परिस्थितियां भी बनी रही। हमें कुछ और समय पहले ही मन बना करके चुनाव लड़ने की तैयारियों को और तेज करना चाहिए था। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कहाँ से पार्टी की तरफ से? इतनी बड़ी पार्टी है, बिहार में लगातार आप लोग सत्ता में है, आखिर रणनीति में चूक कहाँ से हो गई? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी पर अतिरिक्त विश्वास कर रहे थे और हमें था कि जो बिहार का गठबंधन है उसको और आगे बढ़ाने के प्रयास तेज होंगे। यूं भी उत्तर प्रदेश में जो हमारे बिहार के अध्यक्ष श्री जायसवाल जी कह रहे हैं कि यूपी में कभी समझौता नहीं था, तो उनकी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे सांसद भी रहे, विधायक भी रहे हैं। कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी और राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार में जेडीयू के मिनिस्टर भी रहे हैं। तो वही उसी उम्मीद और आशा ने हमें इस प्रकरण को लंबा खींचने के लिए मजबूर किया। अब माना जाए कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी तरह की कोई संभावना नहीं बची है बीजेपी से गठबंधन की। नहीं, उनकी तरफ से जब नकारात्मक संदेश आए हैं तो उसके बाद एक स्वाभिमानी और स्वतंत्र पार्टी के नाते हम लोग अपना चुनाव प्रक्रिया तेज कर चुके हैं। हमने उम्मीदवार घोषणा कर दी है एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग बैक। आखिर में एक सवाल, नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करेंगे उत्तर प्रदेश में? नीतीश कुमार जी पार्टी के प्रेरणा स्रोत हैं, इसके संस्थापक सदस्यों में से हैं। उन्हीं के आभा मंडल के आसपास, उन्हीं के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के आसपास पार्टी बढ़ती है, फलती फूलती है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को उनके संदेश भी प्राप्त होंगे, उनकी आवाज भी प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पाकिस्तान वाले बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हमारा असली दुश्मन चीन है, पाकिस्तान सियासी दुश्मन है। बीजेपी सिर्फ वोट की सियासत के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाती है।
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू पढ़ा और मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन जीवन नहीं? हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, यह तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज से एक कैंपेन की शुरुआत कर रही है। कैंपेन का नाम है एक मौका केजरीवाल को। केजरीवाल ने दिल्ली के आवाम से इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। आज से हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। कैंपेन का नाम है एक मौका केजरीवाल को। इस कैंपेन में दिल्ली के लोग यानी कि आप अपना एक वीडियो बना के दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या अच्छे काम हुए। आप अपनी एक वीडियो बनाएं और बताएं कि आपको हमारे कौन से काम पसंद आए, आम आदमी पार्टी की सरकार के कौन से काम पसंद आए, आपको किस काम से क्या फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ। आपकी कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक खुला, वीडियो में बताएं कि उस मोहल्ला क्लिनिक से आपको कितना फायदा हुआ। क्या सरकारी स्कूल सुधरने से आपके या आपके जानने वालों के बच्चों को फायदा हुआ, आपके बिजली पानी के बिल जीरो हुए, और भी कोई फायदा आपको हुआ हो, या आपको लगे कि आपकी दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोई भी अच्छा काम किया, आप वीडियो में जरूर बताएं। और वीडियो के अंत में आप अपील करें कि यदि दूसरे लोग भी अपने राज्य में ऐसे अच्छे काम चाहते हैं तो वे भी केजरीवाल को एक मौका जरूर दें। महाराष्ट्र के वजीर आला और शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सियासी सहूलत के मुताबिक हिंदुत्व का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। इन्होंने कहा कि शिवसेना ने इख्तियार के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन बीजेपी सिर्फ इख्तियार के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ रहकर 25 साल बर्बाद कर दिया। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने भी मजहब के नाम पर नफरत फैलाने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि 25 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्हें सड़न तक पहुंचाने का काम बीजेपी ने किया। ये सच्चाई है। देश में बीजेपी जिन दलों के साथ जाती है, धीरे धीरे वो सारे दल को हड़प कर उन्हें खत्म कर देती है। हमें लगता है इसी के कारण कई दिनों से वे अलग कुछ किया जाए इस सोच में थे, और 2019 के नतीजे के बाद उन्होंने फैसला ले लिया। हमें लगता है अब शिवसेना का विस्तार होगा। हमें लगता है सिलेक्टिव है। सावरकर की विचारधारा सिलेक्टिव नहीं हो सकती। हिंदुत्व सिलेक्टिव है, ये बात सच है। हमें लगता है कि धर्म पे सभी लोगों को गर्व होना चाहिए, लेकिन दूसरों के प्रति घृणा हो, हमें लगता है यही घातक है।
शिवसेना यही कहना चाहती है कि अपने धर्म पर गर्व करो, अपने धर्म पे आधारित चीजों को आगे बढ़ाओ, लेकिन दूसरों के प्रति घृणा फैलाना, नफरत फैलाना, ये गलत है। वहीं महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे अपनी हुकूमत की खामियों पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। कुल मिलाकर कल जिस प्रकार का भाषण मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े पैमाने पर उनकी पार्टी चौथे नंबर पर जाने से आहत है और उसका गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं, बीजेपी पर निकाल रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि महाराष्ट्र के प्रश्नों पर वो बोलते, महाराष्ट्र की दिक्कतों पर वो बोलते। एक शब्द उसके ऊपर उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि कहते भी कैसे, जिस प्रकार का करप्शन, जिस प्रकार की वसूली आज महाराष्ट्र में हो रही है, जिस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका को लूटने का काम शिवसेना पार्टी कर रही है, ये सारी चीजें सामने आती, इसलिए उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी ने कही है। कानपुर के सीसामऊ असेंबली हलके पर पिछले 25 बरस से समाजवादी पार्टी के सोलंकी खानदान का कब्जा है। मौजूदा एमएलए इरफान सोलंकी यहां से 3 बार जीत चुके हैं। इससे पहले उनके वालिद हाजी मुसद्दिक सोलंकी 2 बार इस हलके से रुकन असेंबली रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर इरफान सोलंकी को सीसामऊ असेंबली से उम्मीदवार बनाया है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने इरफान सोलंकी से बातचीत की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, प्रचार की शुरुआत हो गई है। जिस तरह से सीसामऊ विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 25 सालों से समाजवादी पार्टी और सोलंकी परिवार का कब्जा है। हमारे साथ इरफान सोलंकी जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो 3 बार से यहाँ पर विधायक हैं। इरफान जी, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? धन्यवाद पहले तो आपका कि, और दूसरी बात में धन्यवाद हमारी इस सीसामऊ की आवाम को और ख़ास तौर से अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ आला नेता लोगों का, जिन्होंने 6ठी बार हमारे परिवार पे भरोसा दिखाया और 4थी बार मेरे ऊपर, और उन्होंने मुझे टिकट भी दिया। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके मौका दिया। देखिए, पिछले 5 साल यानी 5 बार के जो चुनाव हुए, मौजूदा सरकार यानी बीजेपी सरकार ने 5 नए उम्मीदवार उतारे। अब जो 6था चुनाव हो रहा है उसमें भी 6था उम्मीदवार आया है, नया उम्मीदवार आया है। तो ये मध्य प्रदेश से मुस्लिम जैन भाईचारे की खबर है। एक मुस्लिम नौजवान ने नीमच जिले के सिंगोली कस्बे में एक जैन संत के मकबरे के लिए जमीन अतिया की है। इस हवाले से मुल्क भर में उनकी तारीफ की जा रही है। वाज़ेह है कि मुन्नी श्री शांति सागर की जुमे की रात आखिरी रसूमात अदा की जानी थी और सिंगोली रोड पर नीमच सिंगोली नप के साबिक चेयरमैन अशरफ मेव गुड्डू की जमीन को कब्जे के कस्बे के जुनूब मगरिब में समाधि के लिए मुनासिब समझा गया। जैन बिरादरी ने गुड्डू भाई को उठाया और मुंह मांगी कीमत पर जमीन का कुछ हिस्सा मांगा। इस पर गुड्डू भाई ने कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है कि मेरी जमीन पर किसी जैन संत की कब्र बनवाई जाए तो दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जमीन अतिया कर दिया। कि जो भी जगह हमें बता दो। मैंने कहा भाई आपको जो मेरी जगह पसंद आए, आपकी दिशा में जो दिशा में आपके जो पर्याप्त जो आपको लगती है वो जगह आप ले ले, वो आप ही की है, मेरी नहीं। और मेरे यहाँ जैन संत मुनि उनका दाह संस्कार हो, मेरे लिए तो बड़ी बहुत गर्व की बात है। मेरा अल्लाह ताला, मेरा खुदा ये चाहता है कि भी मेरे हाथ से मेरी भूमि में आप उनका दाह संस्कार करो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। तो आप जाइए और आपको जो पसंद आए वो जगह ले लीजिए। तो बोले, उन्होंने फिर आग्रह किया, बोले नहीं सर आप एक बार हमें चलो बता दो। मैंने कहा बताने का क्या इशू है, मैंने कहा आप जानते हैं आप लोग, नहीं आप चलो। तो फिर मैंने उनको मेरी 3 लैंड बताई, 3 में से उनको एक जगह मेरी पसंद आई। वो पसंद है तो बोले सर यहाँ कहाँ करें। मैंने कहा ये पूरी जो जगह है आपको जहाँ अच्छा लगे, जो उचित लगे, जो दिशा आपके हिसाब से परफेक्ट हो, आप कर लो। अपनी स्वयं की कार लेकर और हमारे साथ उस स्थान की ओर चल दिए। तत्पश्चात हमने उनको बताया कि
अशरफ भाई गुड्डू जी में हमने इस जगह का हमारे मन में सोचा है, इसमें अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो यह ज़मीन आपकी हमें इस पुनीत पावन कार्य के लिए प्रदान करें तो बहुत ही अच्छा है। तो उनने सहज परिणामों से अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे पावन प्रसंग पर मेरी भूमि अगर इस काम में आती है तो मैं आपको बिल्कुल सहर्ष मतलब। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।